हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डीलिस्टिंग की बात करने जा रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट की डीलिस्टिंग क्या होती है और कैसे होती है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो डीलिस्टिंग होती है वो बेसिकली है रिमूवल ऑफ कंपनीज शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। आज तक वो कंपनी लिस्टेड थी और वो ट्रेड कर रही थी स्टॉक एक्सचेंज में, पर अब उसके शेयर्स को रिमूव करना है तो उसकी प्रोसेस को कहा जाता है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग आईपीओ का ठीक ऑपोजिट होता है। आईपीओ के बाद कंपनीज लिस्ट होती है और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, और डीलिस्टिंग के बाद कंपनीज रिमूव हो जाती है ये स्टॉक एक्सचेंज से और वो वापस से एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है। डीलिस्टिंग उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि आईपीओ है, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो डीलिस्ट करती हैं अपने बिजनेस को। जो डीलिस्टिंग है वो कंपनी वॉलंटरीली भी कर सकती है और कई बार सेबी कंपलसरी डीलिस्टिंग भी कर देती है। कंपलसरी डीलिस्टिंग है जो कोई कंपनी सेबी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही है, उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो उस कंपनी को कंपलसरीली डीलिस्ट कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज से, उसका नाम हटा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड कंपलसरी डीलिस्टिंग। अब हम वॉलंटरी डीलिस्टिंग को डिटेल में समझेंगे। वॉलंटरी डीलिस्टिंग होती है जब कंपनी खुद आती है और अपने शेयर्स को डीलिस्ट करना चाहती है। अब इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। इसका सबसे बड़ा प्रोसीजर है जो काफी पॉपुलर है, वो है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जब आईपीओ होता है तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और डीलिस्टिंग के केस में होता है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब डीलिस्टिंग के लिए कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं। उनमें से एक है कि जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा के 90% हो जाना चाहिए। मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उसका कम से कम 90% प्रमोटर के पास होना चाहिए। तो अब समझते हैं कि ये कैसे आएगा 90%। वो होगा एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। सबसे पहले एक फ्लोर प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। फ्लोर प्राइस के कैलकुलेशन के लिए सेबी का डिफाइंड फॉर्मूला और रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग एक फ्लोर प्राइस पे आएंगे, और वो फ्लोर प्राइस जो होगा वो एक काइंड ऑफ ऑफर प्राइस होगा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है। पर जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स उसी प्राइस पे शेयर्स को ऑफर करें, बेचें। शेयर होल्डर्स अपने हायर प्राइस भी डिमांड कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर होल्डर्स हायर प्राइस डिमांड करते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक काइंड ऑफ बिडिंग होती है। सब बिड करते हैं। अगर मेरे पास एक शेयर है और वो कंपनी डीलिस्ट हो रही है तो मैं बिड कर सकती हूँ। मेरे को जो ठीक लगता है, उस कंपनी का वैल्यू है, उस प्राइस पे मैं बिड कर सकती हूँ। और फिर जब सारे शेयर होल्डर्स की बिडिंग को कंसीडर करके एक एग्जिट प्राइस पे आते हैं, और वो एग्जिट प्राइस जो होता है वो एक फाइनल प्राइस होता है। अब उसके बाद में देखते हैं कि अब क्या होगा। वो एग्जिट प्राइस पे क्या प्रमोटर्स को बाउंडेशन है कि उनको इस प्राइस पे एग्जिट करना है? तो इट्स नॉट लाइक दैट। प्रमोटर्स के पास पूरा ऑप्शन है कि वो चाहे तो उस एग्जिट प्राइस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो इन दैट केस क्या होगा, वो एक काउंटर ऑफर भी कर सकते हैं। सपोज एक एग्जिट प्राइस 100 रुपए डिसाइड की जाती है, बट प्रमोटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्रमोटर उसको काउंटर ऑफर कर सकता है कि मैं 100 रुपए में नहीं पर 95 रुपीज में खरीद सकता हूं। अब अगर शेयर होल्डर्स को ये एक्सेप्टेबल है 95 रुपीज, तो शेयर होल्डर्स उस प्राइस पे बेच देंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर प्राइस पे नहीं पहुंच सकी दोनों पार्टीज, एक पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका, तब इन दैट केस डीलिस्टिंग फेल हो जाती है। जब बड़ी कंपनीज की डीलिस्टिंग की बात आती है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ बड़ी कंपनीज में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जैसे 6%, 5%, 10% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर होता है उसमें। तो इन दैट केस क्या होगा, अब कंपनी को उनके साथ मिलकर नेगोशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% शेयर होल्डिंग तक पहुंचने के लिए कंपनी को बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो किस प्राइस पे उस शेयर्स को सेल करना चाहते हैं। अब इस कंसेप्ट को अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी हाल ही में वेदांता का डीलिस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, बट वो फेल हो गया। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि एलआईसी के पास उसका 6% शेयर था। उन्होंने ऑफर किया 87.25 फ्लोर प्राइस, बट जो कि एलआईसी ने डिमांड किया 320। एलआईसी का कहना था कि 320 से कम में वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते हैं। तो इन दैट केस क्या हुआ, फिर प्रमोटर्स ने उस 320 वाले प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया और डीलिस्टिंग फेल हो गई। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि प्राइस पे नहीं पहुंच पाते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स, और इन दैट केस फिर डीलिस्टिंग नहीं हो पाती है।
तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनके पास ऑप्शन होता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि हर शेयर होल्डर को अपना शेयर ऑफर करना है। ये क्लियर कट शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो शेयर्स ऑफर करना चाहते हैं या नहीं, और ये भी उनके पास ऑप्शन है कि वो किस प्राइस पे ऑफर करना चाहते हैं। तो शेयर होल्डर्स का क्लियर इसमें अपर हैंड है इस डीलिस्टिंग में। तो अब क्या होगा, अब मान लो अब 90%, अब मिनिमम उन्हें 90% चाहिए, 100% तो चाहिए ही नहीं डीलिस्टिंग के लिए। अब समझते हैं कि अगर 90% हो गया और हमने हमारे शेयर्स ऑफर नहीं किए तो इन दैट केस क्या होगा। अब क्या होगा कि अपने पास जो शेयर्स हैं, अब वो कंपनी अगर डीलिस्ट हो गई सक्सेसफुली तो वो शेयर्स अब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो जाएंगे, बट वो शेयर्स अपने पास रहेंगे। अब क्या होगा, हमारे जो अब हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे, लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो फ्रीली ट्रेड नहीं हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। बट अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसमें अच्छी ग्रोथ है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और फ्यूचर में आप उसको सेल कर सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर मान लो कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को टेंडर नहीं कर पाया टाइम से, तो 1 साल तक, उस डीलिस्टिंग के कंप्लीट होने के 1 साल तक उसके पास ऑप्शन है कि उस शेयर्स को प्रमोटर को सेल कर सकता है सेम एग्जिट प्राइस पे जिस प्राइस पे डीलिस्टिंग हुई थी। और प्रमोटर्स, इन दैट केस प्रमोटर्स को कंपल्शन है कि उनको वो शेयर्स बाय करने ही होंगे उस शेयर होल्डर से। तो जो डीलिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी का शेयर डीलिस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें फेलियर भी हो सकता है, जबकि 90% वाला क्राइटेरिया फॉलो ना हो और जब कोई एग्जिट प्राइस पे प्रमोटर्स अग्री ना हो तो ये फेल हो जाएगा। अब हम दोनों आउटकम्स को कंपेयर करके देखते हैं। एक है कि अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, एग्जिट प्राइस कैलकुलेट हो गई, तो क्या होगा। इन दैट केस क्या होगा, डीलिस्टिंग के प्रोसेस एग्जिट प्राइस पे आने के बाद अब 10 दिन के अंदर कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को पैसा देगी और शेयर्स खरीद लेगी और फिर डीलिस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर डीलिस्टिंग फेल हो गई तो अब क्या होगा, जिन शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स को टेंडर किया था उनको 10 दिन के अंदर उनके शेयर्स वापस मिल जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में। तो डीलिस्टिंग जो फेल होती है उसके 2 कारण हो सकते हैं। उसमें से एक है कि 90% तक प्रमोटर शेयर होल्डिंग ना हो पाई हो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने टेंडर ही ना किए हो अपने शेयर्स और वो शेयर होल्डिंग 90% तक रेस नहीं हुई, तो डीलिस्टिंग नहीं हो पाएगी। और दूसरा है कि प्रमोटर्स को जो डिमांडेड प्राइस है, जो एग्जिट प्राइस है, वो एक्सेप्टेबल ना लगे, उन्हें लगे कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और दे आर नॉट रेडी टू पे दिस प्राइस, तो इन दैट केस डीलिस्टिंग नहीं हो पाएगी। लिंडे इंडिया कंपनी की डीलिस्टिंग के केस में भी ऐसा ही हुआ था। कंपनी ने फ्लोर प्राइस डिसाइड की थी 428 रुपीज, बट जो उनके शेयर होल्डर्स ने डिमांड करी थी वो थी 2025 रुपीज। तो इन दैट केस क्या हुआ, कंपनी को ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा प्राइस, ये बहुत ज्यादा था, 4 टाइम्स से भी ज्यादा था फ्लोर प्राइस से। तो फिर क्या हुआ, डीलिस्टिंग फेल हो गई। अब जब डीलिस्टिंग फेल हो जाती है तो इन दैट केस अब क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, 1 साल के बाद कंपनी फिर से सारे प्रोसीजर फॉलो करके फिर से डीलिस्टिंग को स्टार्ट कर सकती है और रीअटेम्प्ट ऑफ डीलिस्टिंग हो सकता है। तो ये था डीलिस्टिंग के बारे में जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगा हो। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग।